अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वेलकम वेलकम। अच्छा, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले हैं, एक तो आपको मुबारकबाद क्योंकि आप लोग कल जीत गए मैच वर्सेस कराची, और दूसरा ये कि बारिश भी हुई, यालाबारी भी हुई, लेकिन शुक्र है वो नहीं हुआ जो कुछ दिन पहले हुआ था। और वो हो भी जाता तो लोगों ने अपनी एहतियाती तदाबीर के लिए ये भी हमने बहुत कुछ कर लिया था। एक वेरी स्मार्ट एक्चुअली, व्हिच इज वेरी स्मार्ट। और आपको पता है हम जुगाड़ के माहिर हैं और ये देखें। अच्छा, माहिर हैं। अब आप देखें अपनी स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है। ये सारी गाड़ियां और सारी गाड़ियों के ऊपर एक चादर सी है, वो चादर के और सारी गाड़ियों के ऊपर तो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई हैं ये वीडियोस आफ्टर व्हाट हैपेंड अ फ्यू डेज बैक, जब यालाबारी जो थी वो गोल्फ बॉल्स जीतती थी। तो अब लोगों ने अपनी गाड़ियां जो हैं वो किसी ना किसी चीज से कवर कर लिया, या कार्डबोर्ड या फोम या मतलब एनीथिंग, कारपेट, किसी चीज की भी एक चादर अगर आप दे सकते हैं ना गाड़ी पे, जरा थिक चादर, ताकि उस पे वो इम्पैक्ट ना हो यालाबारी का जो हुआ था। हाथ जो आया। और आपको पता है जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर इन कीमतों की इन चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे कि बकरा ईद पे तरपाल वगैरह कितनी महंगी मिलती है। और इसी तरह इस्लामाबाद में अब पता लग रहा था ये फोम की शीट्स जो हैं वो नॉर्मल कीमत से जरा ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रही हैं। और क्यों ना हो, जब हमारे स्टेडियम में एक प्लास्टिक का ग्लास लोग 50 खाली ग्लास 50 और 100 रुपए में बेच रहे हैं, वो जो प्लास्टिक ग्लास है। तो चले हाँ, बट यस वो भी हो जाता है। हमारा है ये प्रॉब्लम, मतलब रमजान आता है तो सब कुछ ऊपर चली जाती है प्राइसेस वगैरह। बट वी जस्ट वांटेड टू शो यू के आइडियाज, मतलब कुछ ना कुछ तो करना था ना वहाँ आफ्टर व्हाट हैपेंड में। मैं ये सोच रही थी अब्दुल्ला, अब व्हाट इफ के यालाबारी या किसी चीज की डायरेक्शन ऑफ हो जाए, क्योंकि सिर्फ छतों को कवर किया हुआ है और आपको पता है कि साइड पे विंडोज जो हैं सारी गाड़ियों के वो भी मैं होता तो मैं बिल्कुल ही रैप कर देते ना, ऊपर फूल भी लगा देते, बो बना देते, तोहफा जा रहा है। करता जरूर साइड वाले शीशों के लिए भी हिफाजती इकदाम होता। और ये जो पिंक वाली शीटें थी ना, इसमें तो मुझे लग रहा है विंडस्क्रीन भी पूरी नहीं कवर हो रही थी। अच्छा, पता है ये ज्यादातर ऑब्वियसली वही गाड़ियां हैं जिनके पास पार्किंग एरियाज नहीं है, या फिर शोरूम वाले। और दूसरा ये सेम टाइम ऊपर तरपाले भी डाली हुई हैं, और ये तरपाले भी फ्रेश लग रही हैं। बिल्कुल लगता है ग्रीन सी हाँ, गंदी नहीं हुई तरपाले ये भी फ्रेश है। बबल रैप, मतलब गाड़ियों को बबल रैप क्यों नहीं किया? कुछ इस किस्म के साइज के रैप्स जो मिलते हैं, बड़ी बड़ी चीजें रैप होती हैं, आपको पता है मशीनरी रैप होती है। मतलब ये तो हम आपको आइडियाज दे रहे हैं। और आपको पता है जब यालाबारी खत्म हो जाए तो आपकी बड़ी अच्छी थेरेपी भी साबित हो सकता है बबल रैप को फोड़ना, वो वैसे ही मजा आता है। मतलब अगर यालाबारी ना फोड़ दे उसको ऑलरेडी। बट एनीवे वी जस्ट वांटेड टू शो यू कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मौसम जो है इट्स गोइंग क्रेजी। तो इस्लामाबाद वाले मैच भी जीत गए और गाड़ियों को बचाने में भी जीत गए। बहुत आला हो गया मैच में क्या हुआ ये भी हम आगे चल के आपको सर्टेनली बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी इख्तलाफात की हल्की फुल्की मौसीकी तो चलती आ रही थी, मगर दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले ने अब नया रुख इख्तियार किया है। ये मामला बड़ा संजीदा हो गया है। पीपल्स पार्टी इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुमे के दिन हैदराबाद में जलसे से खिताब में अपनी इत्तेहादी हुकूमत को आड़े हाथों लिया, इस्लामाबाद वालों को अंधे और बहरे करार दिया। ये भी कहा कि शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। यहाँ तक कह दिया कि नहरें निकालने का मंसूबा वापस ना लिया गया तो हम हुकूमत से रास्ते जुदा कर लेंगे। ये समझते हैं धमकियों से वो पीपल्स पार्टी वाले को डराएंगे। अगर आप मेरा जाम खान शोरों को कहते हो कि मैं नैब पे छोड़ूंगा आप पे, तो क्या जाम खान पीछे हटेगा? हुकूमत को खबरदार करता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। आपका इत्तेहादी भी मानने के लिए तैयार नहीं, मुल्क का सदर मानने के लिए तैयार नहीं, तो आपकी जिद के पीछे क्या वजह है?
बिलावल भुट्टो जरदारी की आपने बात तो सुन ली, तो उन्होंने कहा जी हम अपनी राहें जो हैं वो जुदा कर सकते हैं, रास्ते जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ कर सकते हैं एक दूसरे से। हुकूमत पहले तो शायद समझ रही थी कि मौजूदा सेटअप चलाना सिर्फ नून लीग की नहीं, खुद पीपल्स पार्टी की भी सियासी मजबूरी है, मगर हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि नहरों का तनाज़ा पीपल्स पार्टी को आर या पार की सतह पर ले आएगा। एंड दैट इज़ व्हाट इट सीम्स। मामलात ज़्यादा बिगड़ते दिखाई दिए तो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को इंगेज करने पर मजबूर सही हो गई। हाँ, मतलब उनको करना ही पड़ रहा है। अब सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर बात की और शर्जील मेमन के मुताबिक दोनों जानिब से मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर इत्तफाक हो गया है। और राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को नहरों की मुखालफत क्यों करना पड़ी है। अब सुन लें क्या उनका कहना है। ये स्टांस जो है ये पीपल्स पार्टी को अपनाना जो है वो उनकी सियासी एक हिकमत अमली हो सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये मालूम है कि वो गवर्नमेंट का एक अहम हिस्सा हैं और कोई भी इस किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे कंसेंसस के बगैर उसके ऊपर अमल शुरू नहीं होगा। लेकिन सिंध में एक जो नाम नहाद नेशनलिस्ट जो उन्होंने जो मूवमेंट चलाई हुई है और उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर अटैक हो रहा है कि जी ये मिल गए हैं, ये बिक गए हैं, इन्होंने सिंध का पानी बेच दिया है, तो उस तसर को कैप्चर करने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी और पीपल्स पार्टी को भी एक हार्ड स्टांस जो है वो लेने की ज़रूरत है। सियासी स्ट्रैटेजी राना साहब इससे करार दे रहे हैं, कुछ देर से ही सही, लेकिन बहरहाल हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने मामले को अब मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करने का फैसला किया है। Which is very good, because किसी भी talks are तनाज़े the के हल के only लिए way out. गिव एंड टेक करना पड़ता है, लेकिन पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इसके लिए फ़िलहाल इस टॉपिक पर राज़ी नहीं है। लगता यह है कि तनाज़ा एक दो मुलाकातों में तो हल होने वाला है नहीं, क्योंकि हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि एक तकनीकी मसले को सियासी रंग दिया जा रहा है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। इसी पे बात करते हैं, सीनियर वज़ीर हैं सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, नहरों वाले मामले पर बिल आखिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का राब्ता हो गया है और मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू करने पर इत्तफाक हो गया है, विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। तो क्या उम्मीद रखें कि अब ये मामला जल्द हल हो जाएगा? देखें, अभी तो कल राब्ता किया था जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने हमारे सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब के साथ, और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश का इजहार किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत के ज़रिए इस एक सेंसिटिव इशू को हल किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शर्जील मेमन साहब ने ये कहा कि हम कैनाल्स के इशू को बातचीत के ज़रिए हल करने पर तैयार हैं, बातचीत पर हम आमादा हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कैनाल्स के मसले पर हम इस बात पे राज़ी हो जाएंगे कि ये कैनाल्स बनने चाहिए, तो उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और बिल्कुल एक सख्त मौक़िफ़ है कि कैनाल्स जो हैं वो नहीं बनने चाहिए। तो ये बातचीत अभी हुई है टेलीफोन पे, लेकिन हम तो बारहा ये बात कह चुके हैं कि जो उसके आइनी फोरम है, जिस तरह CCI है, उसका इजलास बुलाया जाए, उस पर बात हो जाए। लेकिन अगर हुकूमत ये चाहती है कि उस फोरम पे ये इशू ना जाए, उससे पहले हमसे बात करना चाहते हैं, तो बातचीत के लिए हम तैयार हैं ताकि इसको हल करें। चलें, गुड बातचीत। अच्छा, बातचीत के लिए आप तैयार हैं, अब ज़ाहिर है मुज़ाकरात होते हैं तो फिर एक ओपन माइंडसेट से भी होते हैं। हो सकता है कि इस इशू पर कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो, कोई गलत फहमी हो, जो फ़रीक़ैन की बराह रास्त बातचीत से हल हो जाए, ठीक हो जाए मामला। अब ये चांस होगा कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को नहरों की तामीर पर मना ले, या आपको लगता है कि आप लोगों की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हो रहा है और इसीलिए इतना सख्त मौक़िफ़ भी है और वो वक्त नहीं है, गुजर चुका है वो वक्त? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले पर कोई कन्फ्यूजन है या मिसकम्युनिकेशन है। जो कैनाल्स के बनाने की स्कीम है, जो मंसूबा है, वो वाज़े तौर पर सबके सामने आ चुका है और यही सबब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ फोरम्स पर जहाँ ये इशू आया, टेकअप किया गया, हमने उसकी मुखालफत की और जो इरसा का सर्टिफिकेट था हमने उसको चैलेंज किया। हमने एकनेक के अंदर जो भी मंसूबा आया हमने उसकी मुखालफत की और हम कह रहे हैं कि इसको CCI में लेकर आए। तो इस पर तो कोई गलतफहमी नहीं है, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है
कि पंजाब हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है जिस पे वो मंसूबे जिसके तहत वो कैनाल्स बनाना चाहते हैं। हाँ, हमारे उस पर शदीद तरीन एतराज़ात हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं है, सूबा सिंध में तमाम सियासी जमातों के हैं, तमाम मकातब फ़िक्र से तल्क़ रखने लोगों के हैं, हर शहरी के इस पर एतराज़ात हैं। तो उन एतराज़ात को अगर कोई सुनेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, तो ये फिर ज़ाहिर है कि सड़कों पर और चौकों पर, चौराहों पर इसके एहतजाज होगा, मुजाहरे होंगे और लोग अपनी नाराज़गी का इज़हार करते रहेंगे, जो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन दानिशमंदी इसी में है कि पंजाब हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी इस पर बातचीत करे, इस मसले को हल करे, इसको ख़त्म करे, ताकि जो इस सिंध के अंदर एक अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है उसको हम ख़त्म कर सकें। बिल्कुल प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं गनी साहब, आप लोग एक पार्टी सिंध के लोगों की नुमाइंदा तो हैं ही, लेकिन सिंध के हुक्मरान भी हैं। तो इस इशू पर बहुत सी तंजीमें जो हैं, जमातों ने सड़कें बंद कर रखी हैं, धरने दे रहे हैं, तो निज़ाम जो है वो मफलूज कर रखा है। क्या बतौर हुकूमत इस पर एक्शन लेने का वक्त आ गया? देखिए, ये उसूली तौर पर तो बात आपकी ठीक है कि एहतजाज सबको करना चाहिए। हम भी एहतजाज कर रहे हैं, हमने अभी हैदराबाद में जलसा किया, उससे पहले हमने कई मौक़ों पर एहतजाज किए हैं, पूरे सिंध में किए हैं। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे एहतजाज के नतीजे में जो आम शहरी हैं उनको तकलीफ़ ना हो, आमद-ओ-रफ्त के जो ज़राए हैं, रास्ते हैं, रेल के रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो ब्लॉक ना हो। लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि हम हुकूमत में हैं, हम शायद इस बात का ज़्यादा एहसास करते हैं, बाकी जमातें शायद ये कहीं कहीं ज़्यादा कुछ चीज़ें कर जाती हैं जिसकी बिना पर आम लोगों को भी तकलीफ़ होती है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की अगर आपने तकरीर सुनी हो तो उन्होंने एक तकरीर में ये बात कही थी कि जो जमातें सड़कें बंद कर रही हैं या और ऐसी इक़दाम कर रही हैं या ऐसा एहतजाज कर रही हैं जिससे शहरियों को तकलीफ़ हो रही है, तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि वो शहरी जो उनके एहतजाज की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, वो कैनाल्स नहीं बना रहे हैं, तो वो तो खुद मुतासिरीन में शामिल है। तो बजाय इसके कि हम अपने ही शहरियों को तकलीफ़ में डालें, हमें वो इक़दाम करने चाहिए जिससे वो हुकूमत जो इस मंसूबे को लेकर आई है उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करें। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी चाहिए कि चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और सिंध में ख़ास तौर पर एक अवामी मसला बन गया है, इस पर हुकूमत की जानिब से अगर कोई बहुत सख्त इक़दाम किया जाता है तो उसके भी जो हम पर अक्सर तनकीद करते हैं मुखालिफिन कि हम शायद इन कैनाल्स के हक़ में हैं या हम शायद चाहते हैं कि कैनाल्स बन जाएं, तो उसको वो तक़वियत देंगे और वो एक परसेप्शन, गलत तासुर और गलत एक पैदा करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हम इंगेज कर रहे हैं तमाम लोगों को और हम कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से ये जो एहतजाज हो रहा है उसको हम किसी तरीके से उन मकामात पर लेकर जाएँ जहाँ आम शहरियों को तकलीफ़ ना हो। लेकिन आपने ठीक कहा कि पिछले कई दिनों में सूबा सिंध में लोग जो आ रहे हैं या जो जा रहे हैं वो इससे तकलीफ़ का शिकार हो रहे हैं। इससे तकलीफ़ तो हो रही है। आप कह रहे हैं कि आप कोशिश करेंगे कि खुश उसलूबी से मामला हल हो जाए और एहतजाज उन मकामात पर मुंतकिल हो जाए जहां लोगों को आने जाने में आमदोरफ्त में मसला ना हो। लेट्स सी कि आपकी क्या ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों की अब बातचीत जो है वो हो रही है, क्योंकि इतने हमने इन द पास्ट भी देखा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, डिफरेंट इश्यूज़ पे जब सिर्फ स्टेटमेंट्स इधर उधर से आ रहे होते हैं, उनमें बहुत मिसकम्युनिकेशन होने की एक गुंजाइश होती है। थिंग्स गेट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, सो इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर गोइंग टू सिट एंड टॉक अबाउट इट, तो उसमें कोई डेफिनेटली हल भी निकलेगा। अच्छा जी, एक अच्छी खबर आपको पता है, हमारी लड़कियों ने कमाल किया। आईसीसी जो क्वालिफाइड टूर्नामेंट हो रहा था उसमें नाकाबिले शिकस्त रही हैं और आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइड टीम ऑफ द टूर्नामेंट का भी ऐलान हो गया है। ये भी एक और इसमें नेचुरली भाई जो इसमें हमारी 4 लड़कियां हैं भाई, बात सारी है उससे ज्यादा सबसे ज्यादा लड़कियां होंगी। नेचुरली पाकिस्तान की 4 खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना क्वालिफाइड टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान मुकर्रर हुई हैं और मुनीबा अली, नशरा सिंधु और सादिया इकबाल भी टीम में शामिल हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की 2, वेस्ट इंडीज़ की 3 और स्कॉटलैंड की 2 विमेन खिलाड़ी भी शामिल हैं। और लाहौर में खेले जाने वाले विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपको पता ही है, याद होगा कि पाकिस्तान विमेन टीम नाकाबिले शिकस्त रही थी। आई लव इट जब हमारी लड़कियां आर डूइंग सो वेल। मतलब आप सोच सकते हैं क्या कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि जहां क्रिकेट के क्या हालात हैं, चले ना भी कंपैरिजन करें, ऑन देयर ओन कितनी स्ट्रगल रही है विमेन क्रिकेटर्स की और जब वर्ल्ड कप में अनबीटन जा रहे हों सो उसका कॉन्फिडेंस ही एक अलग होता है। बाय द वे ये भी ऐलान हो गया है ना कि हम नहीं जाएंगे इंडिया खेलने के लिए। वो तो पहले ही ऐलान हो गया था ना कि हम हमारी टीमें नहीं जाएंगे। रीइटरेट ऐसा कर लें, कर दिया गया है उसे। So there's going to be a neutral ground. There has to be. And now the rest of them will have to travel to play Pakistan on the neutral ground, which I am actually quite happy about. ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। Good morning.
वेलकम। अच्छा, ये बात हम हफ्तों से कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई चेंज आया हो। अब कराची में आपको बता दें कि 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद, यानी ये हम कहेंगे 3 मजीद अफराद जहाँ भाग हो गए। एवरी वीक एक पूरा काउंटडाउन होता है कि कितने हुए, क्योंकि डंपर वाले हुए हैं नॉर्मल, क्योंकि इतने बड़े शहर में नॉर्मल ट्रैफिक हादसात तो हो ही सकते हैं। यू कांट कंट्रोल थिंग्स लाइक दैट। आप अल्लाह मियां तो नहीं है। नहीं, आप सुनते जाए ना तो हाँ। मतलब कोई भी इंसान, ठीक है। तमाम तरजीह ऐलानात और इक़दामात के बावजूद शहर में ट्रैफिक हादसात में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। और 4 दिन पहले शाहराह फैसल, आई चुंदरीगढ़ रोड समेत कराची की 11 मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद की गई थी, मगर आज भी वहाँ रिक्शे जो हैं वो बिल्कुल दौड़ते दिखाई देते हैं, जिसके हवाले से ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ है कि 13,000 से ज़ायद चालान किए जा चुके हैं, फिर भी डिटर नहीं हो रहे। जब एक फ़ैसला हो जाता है तो इस पर अमल कराना बहरहाल इंतज़ामिया ही की जिम्मेदारी होती है। अमल क्यों नहीं हो रहा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। बदकिस्मती से कानून पसंद शहरी लोगों की अक्सरियत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को भी तैयार नहीं है। हज़ारों अफराद ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ही गाड़ियाँ चला रहे हैं, और आप तसव्वुर ही छोड़िए, मतलब बीच में ज़रा सख्ती होती है हेलमेट वगैरह पहनने पे, फिर वो जरा लीनियंसी आती है तो लोग छोड़ देते हैं, और फिर अंडर एज ड्राइविंग भी, मतलब हर चीज हो रही होती है। मोटरसाइकिल अफराद की अक्सरियत कानून के बखिए उधेड़ती है। ये भी कहने दीजिए, यहाँ तक कि रात के औकात में अगली पिछली दोनों लाइटें तक बंद होती हैं। हेलमेट पहनना दूर की बात है, साइड के शीशे नहीं होना। पता है, अगर एक सेकेंड, अगर रात के वक्त आप अपनी गाड़ी की लाइटें भी, अपनी मोटर बाइक की लाइटें भी ठीक नहीं कर रहे, तो ऑनेस्टली आई वुड लेट देम बी। अगर आपने मतलब इतना रिस्क लेना है जिंदगी का तो ले, लेकिन अगर आप तक ही महदूद होता तो बात होती। कोई और भी इनकी लाइटें बंद हो तो किसी और का भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो दैट इज कंसर्निंग। वरना अगर आपने ठान ही ली है एक डांस विद डेथ करना है तो करो, लेकिन एवरीबडी एल्स इज इन्वॉल्व्ड इन इट एज वेल। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने दावा किया है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन हो रहा है, और अब तक मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिलें जब्त की जा चुकी हैं। और क्या क्या हो रहा है, 308 हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जो हैं वो भी जब्त की गई हैं। और मान लिया कि ये सब कुछ हो रहा है, मगर इसके बावजूद शहर में ट्रैफिक हादसात की शरह जो है वो कम क्यों नहीं हो रही? क्वेश्चन मार्क तो रहता है ना। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ से जानते हैं। काशिफ, ये जो 24 घंटे में हादसात हुए हैं, ये किस नौयत के हादसात थे? क्योंकि हमारा जो मेजर इशू था, जो हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, वो है हैवी ट्रैफिक की जद में आने वाले लोग, चाहे वो पैदल चल रहे हों या मोटरसाइकिल सवार हों। देखिए, 24 घंटों के दौरान जो गुज़िश्ता रात से हादसात हुए हैं, उसमें सबसे पहले एक हादसा हुआ कोरंगी में, जो गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हुआ। फिर उसके बाद दूसरा हादसा हुआ शाह फैसल नंबर 2 में, जहां एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो गिरा है और वो जाँ बहक हुआ है। जो रात गए एक तीसरा हादसा हुआ गुलशन इकबाल में, वो ऐसे हुआ कि डंपर की टक्कर से एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ है। तो इसमें एक हादसा वही अगेन उसी नौयत का था जो पैटर्न चल रहा है। हाँ, बाकी तो हादसा जाहिर है जब शहर पे सड़कों पे लोग आएंगे तो हादसा भी होंगे, बट वो जो डंपर और टैंकर वाले मामले हैं वो बड़े कंसर्निंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। और रवां साल में अब तक 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सिर्फ हैवी ट्रैफिक से, जिसमें डंपर वगैरह आप तमाम तर चीज़ें शामिल कर लें, उनसे जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जो DIG ट्रैफिक की जानिब से भी अहकामात दिए गए कि सख्ती की जाए शहर में, तो सख्ती के नतीजे में चालान किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अगर रिकॉर्ड उठाएं तो 13,300 के करीब जो है वो चालान कर दिए गए हैं, जबकि 88 मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। इस हवाले से वो ये भी बताते हैं कि मुतादिद गाड़ियाँ भी जब्त की गई हैं, और जो जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि एक पूरी SOP बनाई गई है कि मुख्तलिफ 11 सड़कों के ऊपर जो है वो चिंची रक्शे या फिर जो दीगर 1x2 हैं या 1x4 हैं, ये सीटर जो रक्शे हैं, इनको जो है वो बैन किया गया है। लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ सड़कों पर हमने भी ये नोट किया कि ये रिक्शे और ये गाड़ियाँ नज़र आती हैं। जब ट्रैफिक पुलिस हुकाम से हम बात करते हैं कि ये तो इतनी सख्ती के बावजूद आप लोग की जानिब से फिर भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। और हमने ऐसे भी देखा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, रिक्शा वहाँ से गुजर रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं तो भी वो नहीं रोक रहे हैं। मतलब उनकी इतनी जो वो धड़ल्ले से शहर के अंदर घूम रहे हैं। तो इस हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम इसको मज़ीद सख्त भी कर रहे हैं, जबकि जो चालान
चलान की जो रकम है उसको बढ़ाने के लिए भी जो है वो हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि चलान की जो रकम है उसको मज़ीद इजाफा किया जाए। जो चलान 2000 का है उसे बढ़ाकर ये चाह रहे हैं कि हम 20,000 तक ले जाएं। तो इस तरह की दुबई स्टाइल में चले गए, बिल्कुल वहाँ तो वो इस मामले पर जो है वो एक हिकमत अमली तैयार की जा रही है। एक बात जरूर बता दें, ये जो बैन ऑफ रक्षा है ऑन सर्टेन सड़कें जिसका हमने जिक्र भी किया है, हम तो यहाँ बैठ के इसको बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो एसोसिएशन होती है उनको भी अच्छी तरह ये डायरेक्टिव पहुंच चुका है कि कहाँ कहाँ आप नहीं अलाउड। ये भी हो सकता है ना, वो कहीं जी हमें तो पता ही नहीं, रजिस्ट्रेशन होती है। इनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी मुतादिद बार चीज़ें सामने आई, लेकिन ऐसे कोई इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। और अगर इनके हवाले से रूट परमिट भी जो डिसाइड किए गए हैं वो 1+2 के हैं। इसमें 1+4 भी है, 1+6 भी है। उन तमाम चिंची रिक्शे हों या फिर लॉन्ग सीटर रिक्शे हों, उन पर पाबंदियाँ आए थे और उनके रूट्स पर पाबंदियाँ आए थे। रिक्शे एक रक्षा बॉडी के पीछे कोई एक्सटेंशन है या फिर मोटरसाइकिल के पीछे एक्सटेंशन है? रिक्शे के पीछे एक्सटेंशन है। इस पे माजी में भी जो है वो लगाए गए कि जो 8 सीटर या 9 सीटर रिक्शा हैं जो ख़ास करके न्यू कराची, कोरंगी में, लांडी में, इस तरह के इलाकों में चलते हैं, उनको भी बैन करने के लिए कहा गया, लेकिन वो बैन नहीं हुए। और अब जो है वो ये जो 11 सड़कें हैं इनमें वो रिक्शे या वो चिंची भी शामिल हैं जो एक मखसूस रूट पे चलते हैं। तो मखसूस रूट पे चलने की वजह से जो एक मखसूस जगह पर वो खड़े होते हैं तो उसमें ट्रैफिक जैम का भी एक मसला पेश आता है। तो इसको भी रोकने के लिए करके इनकी जानिब से ये हिकमत अमली बनाई गई है, लेकिन अब तक एसएच इस पे कोई अमल दरामद हम कह लें कि नहीं हो पा रहा है। मोटर बाइक के पीछे स्टैंड भी बन जाता है, मोटर बाइक के पीछे जो चीज लगी होती है वो चिंची कहलाती है, वो चिंची है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि सुबह एक्चुअली इनका पूरा एक रूट होता है, इन द सेंस के बहुत बार बसों की तरह चलते हैं। बसों की तरह के स्कूल जैसे बस होती है, स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे जो हैं वो बैठे होते हैं, उनको स्कूलों तक लेके जा रहे होते हैं, तो वो भी एक काम इनका होता है। दूसरा, इसमें भी देखा गया है कि अंडर एज ड्राइवर्स होते हैं, यू कैन टेल कि ये बच्चे ही हैं जो चला रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमने माजी में की स्टोरी की और उस पर हमने बाकायदा ये जो रिक्शे हैं इनसे, इनके ड्राइवर से बात जब की तो पूछा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मेरे ख्याल से कि 90% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। क्वेश्चन मार्क भी होगा कि क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, या फिर वो उनका एड्रेस भी यहाँ का नहीं है, उनकी जानिब से रीज़न ये दिया जाता है कि हमारा एड्रेस यहाँ का नहीं है तो यहाँ हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बना ही नहीं रहे। तो इस तरह की सिचुएशन भी है। और आपने सवाल किया एसोसिएशन का, तो उनकी जानिब से तो बार बार ये ऐलान किए जा रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम धरना देंगे, जिन सड़कों पर बैन का कहा गया है उस हवाले से भी हम उन सड़कों को ब्लॉक करेंगे। तो उनकी जानिब से ये जो है वो कहा जाता है, जबकि डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से मजीद सख्ती करने का कहा गया है। डंपर्स और वाटर टैंकर्स की जद में ज़ाहिर है एक शख्स फिर इसकी जद में आया, उस पर सबकी तवज्जो थी, चाहे वो सीनियर वज़ीर हों, वज़ीर आला हिमसेल्फ हों, ख़ुद भी आके वो ऐलानात करते रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाई, बड़ा इस पर सोचा गया। वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुँची? मतलब डंपर्स, टैंकर्स, बीच में उन्होंने धरने भी दिए, एहतजाज भी किया, बहुत कुछ हुआ। सो बेसिकली वेयर डू वी स्टैंड ऑन वो मामला स्ट्रीमलाइन हो गया है कि हाँ जी वो अपने वक्त की पाबंदी कर रहे हैं, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स की चेकिंग हो रही है, उनकी मेंटेनेंस हो रही है, शुरू हुआ, एटलीस्ट शुरू किया गया, लेकिन उस पर ऐसा कोई हिकमत अमली या अमल दरामद नहीं हुआ। उसका सबसे, देखिए, फिटनेस सर्टिफिकेट से भी बेहतर सबसे पहले ये चीज़ है कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएं। वो भी उनके साथ भी सेम ये मसला है, तक की बात हो रही थी। बिल्कुल, उनके तो ड्राइविंग लाइसेंस उनके भी नहीं है, और उनके हवाले से भी यही कहा गया कि पहले इनके ड्राइविंग लाइसेंस, फिर फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर इनके औकात कार जो हैं, इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करके शहर में चलाने की ज़रूरत है। और ये तीनों चीज़ें ही शहर के अंदर मेंटेन नहीं हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा रिपोर्ट होते हैं। अब माजी में जो सख्ती की गई उसमें ये कहा गया कि एक टाइम मुख्तस किया गया है, फिर उसमें इशू ये आता है कि जो एमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं उनके लिए मसला आ जाता है। अगर आप वाटर टैंकर को बंद करेंगे तो फिर जो बड़े बड़े ऐलानात है वो ये किए जाते हैं कि शहर में पानी का मसला ही खड़ा हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से करके जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं या फिर हैवी ट्रैफिक है, तो उसको रोकने के लिए करके प्रॉपर कोई निज़ाम इनकी तरफ से अब तक सामने नहीं आया। पाबंदियाँ बहुत अच्छी लगाई जा रही हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। बात तो सारी वही हो गई ना, पहले लाइसेंस वगैरह तो चेक कर लें, और उसके बाद अगर डंपर ने बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर और ये सब कुछ हो रहा है तो चलेंगे तो सही, लेकिन एटलीस्ट ड्राइवर तो सही होगा, रिजिट होगा, उसके पास 2 टेस्ट हुए होंगे, लाइसेंसेस होंगे, स्पीड लिमिट तो फॉलो हो रही हो। एग्जैक्टली, तो कुछ तो करें ना इस हवाले से। और भाई जो सुन रहे हैं, जरा डंपर से फासला इख्तियार किया करें जाते हाँ, मतलब डंपर आए तो खुद डर जाओ ना, पता तो है कि क्या हो रहा है। टायर के अंदर अगर घुसेंगे तो आप खुद भी अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। बैल मुझे मार। अच्छा चलें, ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस बहुत गर्मी अगेन। है, बहुत गर्मी है, कहीं बारिशें लेकिन हैं, बारिशें भी कहीं हो रही ओले हैं। पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहे। थर में आपको पता है सुबह मैं देख रहा था कि कितने मोर हलाक हो गए हैं बिकॉज गर्मी ऑफ द हीट वेव। और ये एक्चुअली होता है हर साल। द सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री इज सफरिंग और All बाकी parts of the country are sort of suffering because of one thing or the other. So it might be गर्मी, it might be ओले। तो ये सब कुछ चल रहा है, मतलब और जहाँ ओले पड़ रहे हैं वो कौन सा एंजॉयज ले रहे हैं, वहाँ भी तो एक आपको पता ही है कि मसला ही और बना पता हुआ है। वैसे तो आम के बागात वाले ज़रा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके घरों में 2-4 पेड़ लगे हैं, वो बता रहे थे कि इस सीज़न में जो बिकॉज ऑफ द आंधी एंड तेज़ हवाएं अम्बियाँ गिर रही हैं और जितनी रेगुलर गिरती हैं उससे कहीं ज़्यादा गिर रही हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जो यील्ड है वो मुतासर होने का ख़तरा भी है और ओले पड़ेंगे तो भी आम मुतासर होगा। तो ये बेसिकली व्हाट इज़ इट, मौसमियाती चैलेंजेस हैं ये सारे, और ये जो तब्दीलियां हैं ना, इसके चैलेंजेस हर आने वाले साल लगता है कि सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो कल एक बार फिर आपको बताया था हमने शुरू में, बारिश और यालाबारी हुई और जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज़ के ओले गिरे, लेकिन इन ओलों का साइज़ जो है ना वो बुध के रोज़ जो हुआ था पड़ने वाले ओलों से काफ़ी छोटा था, लेकिन उस दिन देवर लाइक नॉट दिस बट गोल्फ बॉल जितने। अब ये वो कह रहा है। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, मौसमियाती तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब ज़रा हमें गाइड कीजिएगा, क्या सूरत हाल बनी हुई है, मतलब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अजब एक्सट्रीम्स हैं, कहीं ओले पड़ रहे हैं गोल्फ बॉल के साइज़ के, कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं बर्फ़ भी पड़ रही है, फिर सर्टन पार्ट ऑफ द कंट्री देख लें तो इतनी गर्मी है कि यू कैन नॉट स्टेप आउट, मतलब बाहर नहीं आप जा सकते। जी बहुत शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान में आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन रहती है इस महीने में, खासकर अप्रैल और फिर मई के कुछ दिन आप कह सकते हैं, या मार्च के आखिरी हफ्ते से ऑनवर्ड ट्रांजिशन सा पीरियड होता है, तो साउथ में खासी गर्मी हो जाती है, पूरा सिंध और जनूबी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब इन एरियाज़ में। और वो जो वेस्टर्ली वेव बालाई इलाकों पे असरअंदाज होती है, जैसे पिछले दिनों हुआ, कल तक हो रही थी, उसके असरात थे, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि वहाँ पर जितनी वो फिर थोड़ी शिद्दत की वेव होती है उतनी ज़्यादा इम्कान होता है ये इस तरह का वेदर होने का। किसी जब फ्लैश फ्लड भी हुआ KP के और ख़ासकर जो एक्स फाटा का रीजन है उधर, और फिर ओले भी बेशतर जगहों पर पड़े, तो ये रहता है अप्रैल में, ये इस तरह का चांस रहता है। आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल में खासी तेज़ बारिशें हुई थी, बहुत वेट गया था अप्रैल, वन ऑफ द मोस्ट वेट अप्रैल जो पिछला साल था उसमें, तो ख़ासकर बलूचिस्तान में खासी फ्लैश फ्लडिंग हो गई थी पिछले साल, और एडजॉइनिंग अफगानिस्तान और फिर बलूचिस्तान के एरियाज़ में, और इस तरह से साउथ में यानी कराची और गिरदनवा में पूरा सिंध तो गर्मी ही की लपेट में रहा था, लेकिन उस तरफ इस तरह का वेदर हुआ था। तो ये अप्रैल में होता है अमूमन पाकिस्तान में, इस तरह की कंट्रास्टिंग एक तरह से वेदर की बिहेवियर होता है। कंट्रास्टिंग तो सरदार साहब इज़ ओके, होता ही होगा। द एक्सट्रीमिटी ऑफ इट, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं यालाबारी हो रही हो, कहीं हीट वेव हो रहा हो, लेकिन द एक्सटेंट ऑफ इट, यालाबारी का कोई लेवल हो चुका है, मतलब गोल्फ बॉल जितनी तो यालाबारी है, फिर गर्मी भी एक एक्सट्रीम लेवल पे गई हुई है, तो ये भी नॉर्मल आपको लग रहा है कि, और क्या आगे देखेंगे कुछ सालों में तो ये इसी तरह ही एक्सट्रीम होता जाएगा? देखिए नॉर्मल से तो थोड़ी सी चीज़ें ऊपर हो गई हैं ना, मतलब ये कि जो बिकॉज ऑफ दी जो ऑनगोइंग वार्मिंग है उसकी वजह से आपकी क्लाइमेट वार्म हो चुकी है ना पहले से, यानी पिछला साल जो था उसमें ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो था वो 1.55, यानी वो जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक थ्रेश होल्ड वैल्यू रखी हुई है कि 1.5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो उसके करीब करीब था पिछला साल, और फिर उससे भी पिछला साल, दोनों साल जो थे यानी वो 1.46 था 2023, और पिछला साल 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है इसी तरह से अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की क्लाइमेट भी पहले के मुकाबले में, यानी 20-30 साल पहले के मुकाबले में खासी वार्म हो चुकी है। तो अब अंडर वार्म क्लाइमेट आपका जो सिनेरियो होता है या जो भी वेदर अप्रोच कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले में वो ज़्यादा इंटेंस एक तरह से साबित होता है बिकॉज ऑफ दी ऑलरेडी वार्म क्लाइमेट। तो ये तो मतलब इस तरह की चीज़ें अब हर साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हर साल आने वाले साल के मुकाबले, मतलब पिछले साल के मुकाबले में आने वाले साल में कुछ ज़्यादा शिद्दत की चीज़ें आ जाती हैं सामने। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ग्लोबल वार्मिंग हैं सर्टनली, लेट्स सी ये मौसम कब बेहतर होगा।
अच्छा जी, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कराची में जी हीट वेव की लपेट में है इस वक्त। आपको वैसे जो कराची वाले हैं उनको तो पता ही होगा, और तिब्बी माहिरीन की हीट वेव के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर जो कि हम आपको बताते ही रहते हैं कि आपने क्या क्या करना है। खुले कपड़े पहनने, खुले कपड़े पहनने, लॉन्ग स्लीव्स आप पहने, गीला सा कोई क्लॉथ जो है उसको रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, नॉट जस्ट विद वाटर, यू लूज सॉल्ट्स। तो लिहाजा आपको ORS टाइप चीज़ें भी करनी है, नींबू पानी करना है, और वो वाले फ्रूट ज़रूर खाएं जो वाटर कंटेंट जिनमें ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें यस, उसका जूस बना लेना, तो ये सब कुछ भी करना है। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। भाई पोलियो मुहिम शुरू हो रही है और हमारी दरख्वास्त है हाथ जोड़कर आपसे कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अगर आपके बच्चों ने पोलियो के कतरे पहले पी लिए हैं तब भी आपको जितनी दफ़ा ये मुहिम चलेगी ये कतरे पिलाने हैं। मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप कहें कि फ़ायदा ही है, फ़ायदा ही होगा तो दोबारा पिला लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये इंसदादे पोलियो मुहिम जो है ये शुरू की जा रही है। आज से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया है इसका, और इस बार पोलियो के खात्मे की ये मुहिम इस लिहाज से भी बड़ी अहम और फैसला कुन है कि अफ़गानिस्तान भी इस मुहिम में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और पाकिस्तान में आपको बता दें कि कितने 100 पाकिस्तान में 159, अफगानिस्तान के 382 अजला में पोलियो मुहिम चलाई जा रही है एक साथ, और ये इंतहाई खुशाइंद बात है। बिल्कुल, हमेशा आपको पता ना बात यही होती थी कि जी हम जितना भी कर लें, अफगानिस्तान हमारा इतना पोरस बॉर्डर है, यहाँ नहीं हो सकता, तो वो फिर कंप्लीट बात होती नहीं है। तो इस बात पर दुनिया का इत्तफाक है कि जब तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत इंसदादे पोलियो मुहिम में ताउन नहीं करती, खित्ते से पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। गुज़िश्ता 2 बरसों से मुल्क में पोलियो के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है जो बड़ा ही कंसर्निंग रहा है, और ये सिलसिला अब तक जारी भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए वालिदैन से खुसूसी अपील की कि वो बच्चियों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं और पोलियो वर्कर्स से ताउन करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पोलियो वर्कर्स से ताउन करें। सुने, मुझे ये वासिक है कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हमारे नए वज़ीर सेहत हैं, जनाब डॉक्टर भरत साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और हमारे जो पोलियो पॉइंट पर्सन हैं सेंट्रल साहिबा और सेक्रेटरी, और तमाम दर्जा बदर्जा हमारे साथी जो हैं वो इसमें अपना पूरा हिस्सा डालेंगे, और इंशाअल्लाह हम इसमें अल्लाह ताला के फज़ल करम से भरपूर कामयाबी होगी। आई वांट टू तशवीश की बात यह है कि कुछ अर्से पहले तक ज़्यादातर केसेस पहले बलूचिस्तान से आते थे, खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से आते थे, मगर अब अर्बन सेंटर्स में भी इस तरह के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और जो भी सीवेज सैंपल लिया जाता है उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक होती है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गुज़श्ता पोलियो मुहिम के बाद इंकशाफ किया था कि 34,000 पेरेंट्स ने ओनली इन कराची रिफ्यूज़ किया है टू गेट देयर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्लेस इन पाकिस्तान, हम कराची की बात कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं, वफाकी वज़ीर सेहत। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज से जो पोलियो मुहिम शुरू हो रहा है, इसके सबसे पहले तो आप हमें टारगेट बता दें कि इस पर क्या आप लोगों ने टारगेट रखा है, बिकॉज हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचीव हो सकेंगे सिंस अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। जी बहुत शुक्रिया हुमा। हम 4 करोड़ तकरीबन 54 लाख के करीब बच्चों को हमारा टारगेट है कि हम पोलियो के ख़तरे पिलाएंगे, और ये तकरीबन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो 90% अबव जानी चाहिए किसी भी प्रोग्राम को कामयाब होने के लिए। ये पोलियो का की फिगर्स हैं, तकरीबन 4,15,000 के करीब ये जो वर्कर्स हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, ये इस वक्त काम करेंगे इन 7-8 दिनों में। पहली दफ़ा हमने इसको अफ़गानिस्तान के साथ सिंक्रोनाइज़ किया है, एक ही दिन आज के दिन शुरू होकर, और जिस दिन हम ख़त्म करेंगे उसी दिन अफ़गानिस्तान में भी ये कैंपेन जो है वो ख़त्म हो रही होगी। पिछली कैंपेन में देखा गया कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो तकरीबन, अगर आप उसको और थी तो पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, करते करते टोटल पाकिस्तान से 44,000 44,000 रिफ्यूज़र्स थे
कि जिनके वालिदैन ने अपने बच्चों को कतरे पिलाने से पोलियो इनकार कर दिया। और इट वाज टू माई सरप्राइज कि उन 44,000 में 34,000 यानी कि 85% तकरीबन कराची का रिफ्यूज़ल था। तो आई वाज शॉक्ड कि भाई ये कौन सी जगह है। और उस 34,000 का भी 85% यानी कि 27,000 वो एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है हमारा, उसका रिफ्यूज़ल था। तो जब आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं जो लोग, इसका मतलब है कि वो अगली दफ़ा भी रिफ्यूज़ करेंगे, और ना कि वो सिर्फ रिफ्यूज़ करेंगे बल्कि वो अपनी सराउंडिंग के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इससे पहले जो तरीक़ाकार था और आज भी वो क्या करते थे रिफ्यूज़ल्स के लिए कि अगर जो नहीं मानता था फिर उसकी कानून के तहत उनकी FIR काटते थे, उनको ज़बरदस्ती करते थे, पुलिस लेकर जाते थे। मैंने इस दफ़ा जो प्रिपरेशन में ये बात की कि भाई पोलियो के कतरे पिलाने पर कोई पुलिस कहीं नहीं जाएगी, कोई FIR नहीं काटी जाएगी, बल्कि हमने तकरीबन पिछले 20 दिनों से ये किया है कि उन तमाम, अच्छा हमारे पास डाटा है सारा कि कहाँ, किस जगह, किस गली में, किस मकान वाले, किस घर वाले ने ये कतरे नहीं पिलाए। उस डाटा को रिट्रीव करके वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को हमने जो वो कांटेक्ट किया, वहाँ का MPA, वहाँ का MNA, वहाँ के मस्जिद के मौलवी साहब, वहाँ के बरादरी के बड़े, उस घर के बड़े, और उनसे जाकर बात करवाई है पहले इस कैंपेन से पहले कि भाई वजह क्या है, वजह तो बताओ। तो अगर असल में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर परसेप्शन ये है कि अगर आप लोग कहते हैं भाई आप हमें पीने का पानी तो दे नहीं रहे और इस कतरे पिलाने के लिए हमें पुलिस गन पॉइंट पे हमें कतरे पिलवा रहे हैं, तो लोगों एक वो बात तो ठीक है, लेकिन हम चूंकि हमारी एक ड्यूटी है, रियासत की ड्यूटी तो ये काम, तो हमने क्या किया कि उन रिफ्यूजल्स को 100% हम कन्वर्ट कर रहे हैं पॉजिटिव लोगों में, और उनको जो है वो ये एक तरीक़ेकार तय किया। तो होपफुली कि 90% अब जाए, क्योंकि आपने खुद बताया अपनी रिपोर्ट में कि हर डिस्ट्रिक्ट में जब टेस्ट होता है तो वहां पर पोलियो के वायरसेस मौजूद हैं, लेकिन पोलियो लग क्यों नहीं रहा? लग इसीलिए नहीं रहा उस लेवल पे कि इस वजह से आपने बच्चों को इम्यूनाइज किया हुआ है, आपने दवाएं पिलाई हुई। अगर आप नहीं पिलाएंगे तो रिपोर्ट्स हैं कि माशरे में, सोसाइटी में, गलियों में हमारे पास ये वायरस मौजूद है। बिल्कुल हैं, रिपोर्ट्स हैं, सीवेज सैंपल्स में आता है। हम इस खत्ते की जब बात करते हैं तो अफगानिस्तान और हम ही रह गए हैं अब तो। इस दफ़ा बड़ा खुशाइंद है कि एक साथ ये मुहिम चल रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ और इस सिलसिले में मज़ीद कोऑर्डिनेशन क्या हो सकती है फॉर फ्यूचर? क्योंकि जब तक अफ़गानिस्तान, हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ भी कवर नहीं होंगे और वहाँ से भी इस वायरस का ख़ात्मा नहीं होगा, आई गेस पाकिस्तान से पोलियो का ख़ात्मा एक ख्वाब ही रहेगा। अच्छा, इसमें अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा ना इसकी रियलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो ये परसेप्शन था या है कि भाई अफ़गानिस्तान में चूंकि एक रिलीजियस माइंडसेट के लोगों की हुकूमत है तालिबान की, तो वो ये पोलियो के कतरे जो है वो नहीं पिलाते या नहीं पिलाएंगे, नहीं पिला रहे हैं। और ज़्यादा जो है वो रियलिटी पिछले चंद सालों से थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। अफ़गानिस्तान में कंधार के अलावा पूरे अफ़गानिस्तान में बहुत एक्सटेंसिव किस्म की पोलियो ड्राइव चल रही है और बहुत अच्छी ड्राइव चल रही है, ये फॉर इंफॉर्मेशन। और वहाँ सिर्फ कंधार में वो ड्यू टू अदर रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न, चूँकि वहाँ पर उनकी लीडरशिप है बताते हैं, तो वो वहाँ पर इस तरह घर घर जाने की इजाज़त नहीं देते, फिर किसी एक जगह पर जमा करते हैं और वहाँ पर लाकर बच्चों को कतरे पिलाते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ अदर देन कंधार बहुत सारे पूरे अफगानिस्तान में बहुत एक्सटेंसिव, तो जो लोग यहाँ पर जो ये मजहबी रुझान की वजह से या ये देख कर कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं पिलाती तो हम भी नहीं पिलाते, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि भाई वो बहुत एक्सटेंसिव ड्राइव कर रहे हैं। और मुझे अल्लाह ना करे, अजीब सी बात है कि इसको दुआ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मुझे तो ये खतरा या मुझे एक नाइटमेयर जो दिखता है ना, खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान भी पोलियो से फ्री हो जाए और हम अकेले रह जाएं, हम दुनिया में अकेले रह जाएं, हम अकेले रह जाएं खुदा ना खास्ता। तो ऐसा आई मीन अल्लाह करे कि भाई अफगानिस्तान से खत्म हो, लेकिन भाई साथ हमारे यहाँ से भी खत्म हो। ये अजीब बात है कि हम पूरी दुनिया में नहीं है और हमारे पास ये चीज़ है, और ऐसा ना हो कि इस चक्कर में कहीं हम अकेले खुदा ना खास्ता रह जाएं। बहुत ही ट्रेजेडी ये इसकी समझने की जरूरत नंबर 2 ये जी एग्जैक्टली तो इसको ये वायरस मौजूद है हर डिस्ट्रिक्ट के सैंपल में, ये वायरस मौजूद है। चूंकि आपने इम्यूनाइज किया हुआ है तो आपके बच्चे उस तरह से इफेक्ट नहीं हो रहे। तो वालिदैन से बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जितनी दफ़ा भी वो आए आपको कतरे पिलाने हैं। और एक बात और, अगर आपके जहन में ये कि पता नहीं ये कैसे खरीदी गई है, इसके अंदर करप्शन हुई है चीज़ें, आपको बताता चलूँ कि ये पोलियो की ये जो वैक्सीन है ये पाकिस्तान की हुकूमत
खुद नहीं खरीदती, ये यूनिसेफ खरीदता है, ये यूनिसेफ खरीदता है हमें, यूनिसेफ खरीद कर हमें देते हैं ये लोग। और अगर आप बड़े एलिटिस्ट ऑफ द एलीट हॉस्पिटल में किसी जगह जाकर ये पोलियो का खतरे वैक्सीन पिलाएं, या जो डोर स्टेप पे आपके लोग आ रहे हैं, उन दोनों को यूनिसेफ वही दवा जो कि किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको मिल रही है और वही दवा जो कि हमारे पोलियो हेल्थ वर्कर लेकर आ रहे हैं, अच्छा उसमें कोई फर्क नहीं, दोनों की परचेजिंग एक ही जगह से हो रही है। मुस्तफा कमाल साहब, ये अच्छा किया कि आपने ये हमें कोई पैसा नहीं दे। राइट, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि एक्सप्लेन कर दिया कि आप किसी एलीट अस्पताल में भी जाएं या डोर स्टेप पे भी आके कोई लगाए, इट इज एसेंशियली द सेम थिंग। इससे पहले आपने कहा था जब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात हो रही थी, या फिर वो एरियाज जो रेजिस्ट कर रहे हैं और नहीं लगवा रहे कतरे, और फिर उनकी अपनी डिमांड्स हैं कि पहले ये कर दें तो हम लगवाएंगे। फिर आपने कहा कि ये भी अच्छा नहीं लगता कि जी गन पॉइंट पे एक पुलिसमैन खड़ा है और लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इज एसेंशियली फॉर द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वर्कर्स, जिनके हमने बड़े ट्रेजिक केसेस भी ऑब्वियसली पिछले इतने सालों में देखे हैं जहां गोली मार के मार देते हैं। इतना गुस्सा, इतना इश्तियाल होता है कि वो उनको मार देते हैं। तो अब आपके कहीं कहने का ये मतलब तो नहीं था कि पुलिस एस्कॉर्ट नहीं होगी विद द पोलियो वर्कर्स, या वो होंगे साथ? नहीं, वो सिक्योरिटी ऑफ दोज वर्कर्स इज एन इंटायरली डिफरेंट थिंग। उनकी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बल्कि ज़्यादा होगी पुलिस और ज़्यादा उनके सिक्योर कर रहे हैं इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला, और ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। वो जो पोलियो वर्कर और स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए पुलिस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने बात की कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि कोई अगर बच्चे के घर वाले रिफ्यूज़ करते हैं तो उसको DC जो है वो उनकी FIR कटवा कर उस घर पर ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन लाकर उस बच्चे को कतरे पिलाए जाएं, ये वाला सिलसिला था। कुछ जगहों पे ऐसा जो है वो हुआ भी है। मैंने उस चीज को मना किया है कि भाई आप मतलब हम क्या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं? लेकिन हम क्या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं? अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक कर सकते हैं? क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं कि कंप्लायंस, अगर कोई प्यार से नहीं समझ रहा तो फिर कोई सख्ती करनी पड़ेगी? एसेंशियली तो समझना ही चाहिए, समझना चाहिए, एसेंशियली समझ। देखिए आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, ये जो लोग ये पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, जितने लोग उनको जब उम्रा करने जाते हैं ना, उनमें से अगर फर्ज करें उम्रा को हज करने जाते हैं तो सऊदी अरब वाले आपको अलग से लाइन में खड़ा करके आपको जो है ना लाइन से पोलियो के कतरे पिलाते हैं। वहां तो आपको कोई मसला नहीं होता, वहां आपको अगर आप नहीं पिएंगे ना आप उम्रा कर सकते हैं, ना आप जो है वो आप हज कर सकते हैं। और जितनी भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं तो वहां पे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन लोगों को जो उम्रा करने जा रहे हैं, ना उनके यहाँ जो है वो उनकी नस्लों को कोई मसला हो रहा है, ना किसी और चीज को मसला हो रहा है। ओ भाई, ये सिर्फ दिमाग की खराफात है, इसको ठीक करने की जरूरत है। क्यों अपने बच्चों के दुश्मन? मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई जबरदस्ती करने की कोई मिसकॉन्सेप्ट, मतलब क्या ही बात हो अगर इंसान खुद ही समझ जाए, क्योंकि समझाने के लिए तो सालों से दिहाइयां हो गई हैं, लगे ही हुए हैं कि ये समझ जाएं कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। हाउएवर सजाएं चले नहीं हो सकती, कोई DC वगैरह को हम ना इन्वॉल्व करें, इंसेंटिव तो दिया जा सकता है। अब वही लोग जो वो सऊदी अरब उम्रे की लाइनों में पोलियो के कतरे लगवा लेते हैं, दे हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट, वो अपने घर में भी बैठे लगवा सकते हैं अगर उनको कोई इंसेंटिव दिया जाए। तो क्या इस तरफ भी हम सोच रहे हैं? क्योंकि आपने जब 44,000 रिफ्यूजल्स की बात की पिछले साल की, दैट इज अ ह्यूज नंबर। देखिए हुमा, इंसेंटिव्स ये क्या बहुत ज्यादा नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो किसी भी बीमारी से बच जाएगा। और ये देखें, ये बीमारी मुस्तफा कमाल साहब क्लियरली नहीं है। मुझे कोई इंसेंटिव दो तो मैं पोलियो के कतरे पिलाऊंगा, फिर तो ये 44 लाख हो जाएगा मामला। सुने नहीं इंसेंटिव इस मायने में ना कि जब वहाँ पे लोग बात करते हैं, जहाँ पे हमारी जो पब नुमाइंदे, अब इस दफ़ा मैंने MP MNS को इन्वॉल्व किया है और पार्टीज़ के लोगों को इन्वॉल्व किया, तो वो अपनी कोई फ़र्ज़ करें कि अपनी कोई परेशानी बताते हैं, वो अपनी कोई कंप्लेन करते हैं कोई इलाके की। तो हमने कहा कि भाई अगर कोई कहीं पर आप कुछ कर सकते हो तो करो, वहाँ पर रोड बनवाओ, उनको लाइट लगवाओ, उनको पानी दो, उनको चीज़ें करो। लेकिन उनको एट द एंड ऑफ द डे, अब्दुल्ला साहब, हुमा बीबी, ये कोई आइडियल मुल्क नहीं है कि आप बोलेंगे और ये हो जाएगा। देखिए, ये इसको समझने की आप अपने बच्चों के दुश्मन क्यों हो सकते हैं? खुदा न खास्ता, बुनियादी बात यह है कि आप अपने बच्चों की अपनी नस्लों के साथ आप दुश्मनी ना करें। अच्छा सर, आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त कम है। पानी की आप बात कर रहे थे, पानी का बड़ा मसला बना हुआ है आजकल। आपको पता है नहरें निकालने के मामले पे पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है
कि अगर इस मामले पे हमारा मौक़िफ़ ना माना गया और ये मनसूबा फ़िलहाल ना रोका गया तो हम अपनी राहें जुदा कर लेंगे। MQM भी इत्तेहादी है, आप वफाकी वज़ीर हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है, आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त? आप चूँकि आप सिंध में रहते हैं, आप सिंध के नुमाइंदे हैं, देखिए, सो व्हाट्स योर स्टांस? वेरी वेरी सिंपल। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के पास और बहुत सारे चैनल्स हैं रोड के अलावा। वो हुकूमत का हिस्सा हैं, सदर उनके हैं, गवर्नर्स उनके हैं। वो जब चाहते, उनका वज़ीर आला है, जब चाहते हैं वो ये जो काउंसिल की एक तमाम मुल्क की काउंसिल है उसकी जो मीटिंग वो बुलाकर जाकर बात कर सकते हैं। सियासत एक अलग चीज़ है और अपने इश्यूज़ की बात करना एक अलग। उनके पास ये सारे फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पर वो अपने इश्यूज़ के हवाले से बिल्कुल बात कर सकते हैं और यही बात करें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारा मौक़िफ़ इस हवाले से ये है कि अगर सिंध के हिस्से का पानी कम हो रहा है तो हम यकीनन इस मौक़िफ़ हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि भाई सिंध का पानी कम नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते, कह रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के, भाई पीपल्स पार्टी नहीं, हमारा मौक़िफ़ है ये कि अगर सिंध के पानी को कम कर रहे हैं तो सिंध का पानी जो है वो कम नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल। अगर नहरें जो है वो सिंध के पानी को काट कर उसके पानी से नहरें निकाल रहे हैं और उसके पानी को कम कर रहे हैं तो हमारा मौक़िफ़ यकीनन, हम सिंध के रहने वाले, हम नहीं चाहेंगे कि एक कतरा भी पानी जो है सिंध का कम हो। आप नहीं चाहेंगे कतरा भी पानी सिंध का कम हो। तो अभी तक आपको ये क्लैरिटी मिली नहीं है? आप वफाकी काबीना का हिस्सा हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी है उस तरह से काबीना का हिस्सा तो नहीं है कि पानी कम होगा सिंध का या नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है उन्हें क्लैरिटी है। अब इसमें ये वाज़े हो गया मंसूबा, दरियाए सिंध पे मजीद नहरें नहीं बन सकती। देखिए, सिंध एक तो कैबिनेट में ये मंसूबा डिस्कस हुआ नहीं है। नंबर 1 मेरे सामने तो नहीं है, मुझसे पहले हुआ होगा, लेकिन ये मंसूबा डेफिनेटली सदर साहब के पास डिस्कस ज़रूर हुआ है, जिसकी मिनट्स ऑफ द मिनट मीटिंग की भी बात होती है और चीज़ों की भी बात होती है। और ऐसा नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के जो भी आला क़यादत है और जो लोग हैं उनसे बात किए बगैर ये मंसूबा शुरू हो गया हो। मैं चूंकि उस मीटिंग का हिस्सा नहीं रहा हूं तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये कमेंट नहीं कर सकता कि उस पर किसने क्या बात की हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट एक काम शुरू करे और इतना सेंसिटिव काम शुरू करे और वहाँ पर जो है वो किसी की कोई एंडोर्समेंट नहीं हुई हुई हो या कोई ऐसी बात नहीं हुई हुई हो। तो मेरे सामने इस वक्त कोई ऐसा एजेंडा नहीं आया कैबिनेट मीटिंग में, जब से मुझे 35 दिन हुए हैं टोटल कि जहाँ पर इस चीज़ का जिक्र हुआ। इसलिए पहले की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, वफाकी वज़ीर सेहत हमारे साथ थे। मूविंग एक और अच्छी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो है पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया का शानदार आगाज। जी, पहले ही मैच में मेज़बान मुल्क को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 159 रन का हदफ 20 ओवर्स में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। हमारी विमेन क्रिकेटर्स ना छा रही हैं, आला है, मतलब बहुत ही आला है। तो पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बतरी हासिल ऑलरेडी हो गई है। हाउ अबाउट दैट? दूसरा जो है ना वो आज खेला जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी हम जीत लेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अभी आपको ये बताना है गैर मुल्की फूड चेन पर कुछ दिनों से हमले, आपको पता है, वाक़यात हो रहे थे। अब जाहिर है ये सिर्फ जहालत ही है, मगर हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं सामने आ रहा था। हमलावरों को भी शायद शय मिल रही थी। आखिरकार हुकूमत ने अब वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है इस मामले पर। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी, जो ऐसा करेगा संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहेगा। किसी को अमन और अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये हज़ारों पाकिस्तानियों के रोज़गार का मामला भी है। और सुन ले तलाल चौधरी साहब का क्या कहना है इस पर? इस फूड चेन ने $100 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए और जो बैरूने मुल्क से आई हुई इस तरह की फूड चेन्स हैं वो 100% टैक्स देती हैं। 25,000 खानदानों की बात कर रहा हूं, वो इस फूड चेन से जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है। इसका फ्रेंचाइजी मालिक पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, मुसलमान है। इसकी सारी मैनेजमेंट पाकिस्तान से है। वो हमने वीडियोस देखी है, दहशत फैला रहे थे, आपको पता है, फैमिलीज, औरतें, खवातीन, बच्चे। दैट इज सो राइट। तो लिहाजा अफसोस की बात है, सारे पकड़े गए, ये हम सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन पे तो पूरी कोई टेररिज्म की, इंसदाद दहशतगर्दी की कोई एक्ट इनके ऊपर लगना चाहिए। लेकिन अब तक हुआ क्या है ये हमने। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की। बहुत शुक्रिया आज़मा साहबा। आज़मा साहबा, पंजाब आपको पता ही है जो सूरत हाल बाज़ मकामात से आई है, बाइकॉट मुहिम के ऐलानात के बाद मुल्क भर में कुछ फूड चेन्स पे हमले हुए हैं, हंगामा आराई हुई है, तोड़ फोड़ हुई है।
हरास किया गया है लोगों को, एक शख्स मारा भी गया है इसी दौरान, फिर हुकूमत अपनी पॉलिसी अब वाज़े सामने लाई है, अब रिएक्ट करने में आपको लगता है कुछ देर हो गई? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला नुमा। मुझे तो लग रहा था कि आप कहेंगे कि पंजाब हुकूमत जो है एक तो ये तमाम जो हमले हैं ये पंजाब में हो रहे हैं और गज़ा और फ़लस्तीन के जो मज़लूम हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनका नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और स्पेसिफिकली ये पंजाब में हो रहा है। तो मुझे तो लगता था कि आप कहेंगे कि हमने जो है वो बहुत इसको एक्टिवली हमने इसको परसू किया, बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो प्रीएम्प्ट करते हुए उसको रोका भी गया है। अभी तक जो है 149 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए जा चुके हैं और उनका प्रोग्राम तो बहुत लंबी चौड़ी जो है वो तबाही लाने का था। एक जो शेखुपुरे का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसके अंदर एक शख्स जो है वो हलाक भी हुआ, वो भी पाकिस्तानी था और जैसे मैंने अपनी प्रेसर में भी कहा था 25,000 पाकिस्तानी इन फूड चेन्स के अंदर काम करते हैं और ये फूड चेन्स जो हैं ये भी पाकिस्तानी लोग ही चला रहे हैं। सो उन गज़ा के मजलूमों के नाम के ऊपर जो है इन बेचारों की ज़िंदगियां तबाह करना या अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये तो कहीं से भी उनकी मदद नहीं है। और क्या उस शख्स के हलाक होने से या इन चीज़ों को जलाने से कोई गज़ा के जो मजलूम है उनका कोई फ़ायदा हुआ है? कतई नहीं। लेकिन यह है कि ये इस्तेमाल करके इस नाम को पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। सो उसके ऊपर हमने बहुत जो है वो एक्टिवली हमने उसके ऊपर काम किया है। उनका ज़्यादा ही नुकसान करने का प्रोग्राम था जो हमने नहीं होने दिया। जैसे मैंने कहा कि हर जगह पर मुल्ज़िमान ना सिर्फ फौरी तौर पर गिरफ्तार हुए बल्कि उनको जो और मज़ीद तबाही लाने का उनका प्रोग्राम था उसको भी रोका गया। तो इसके ऊपर तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत पंजाब भी और पंजाब पुलिस भी शाबाश। आसमा साहिबा, अब एक और कंसर्न ये है कि हुकाम की बात सुने तो ये इनको इंडिविजुअल एक्ट जो है वो करार कर रहे हैं, भटके हुए लोगों का अमल कहते हैं। किसी मजहबी या सियासी जमात पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाली गई, लेकिन जितना ऑर्गेनाइज्ड ये सब हुआ है और हमने देखा है सारों ने ऑन आवर सोशल मीडिया एंड स्क्रीन्स, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई इनके पीछे ना हो? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं नहीं कहती कि किसी कोई इनफरादी अमल है। ये यकीनन लोगों को उकसाया गया है और उकसा के उन्हें वो देखें ना, हमारे मुल्क में बड़ा आसान है जहाद का नाम ले लेना। हमारे मुल्क में जो है वो गज़ा और ज़ाहिर है कश्मीर, गज़ा, ये तमाम लोग जो हैं ये हमारे मुसलमानों के सबके दिलों के बहुत करीब हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों को जो है वो इस्तेमाल करना ये तो यकीनन हो सकता है। लेकिन ये पूरा इसके पीछे वो तशद्दुद पसंद ग्रुप हैं और वो लोग हैं जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं चाहते, जो पाकिस्तान के अंदर जो है ये इंप्रेशन और इम्पैक्ट देना चाहते हैं कि शायद पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है जहां कारोबार किया जा सके, जिसको जो है यकीनन हमने कामयाब नहीं होने दिया। और हर तरह के मैयर्स जो हैं वो इन ग्रोहों के खिलाफ जो है वो लिए जा रहे हैं। ये अरेस्ट भी हुए हैं और इनके खिलाफ हम हद तक जाएंगे। सो आप कह रही हैं कि आप इनके खिलाफ हर हद तक जाएंगे और कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, 149 अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं। आज़म साहब, एक और इशू, अभी हम मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी बात कर रहे थे, वीकेंड पे पीपल्स पार्टी का जलसा भी हुआ हैदराबाद में। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत ज़ाहिर है इस वक्त दो मुख्तलिफ स्टांस हैं। पंजाब में नहरें बनाने वाले मामले पे, दरियाए सिंध पे नहरें बनाने वाले मामले पे अब पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आप लोग तो हक़ में हैं इसके। अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानी तो कोई सूरत हाल बन सकती है कि पंजाब हुकूमत भी बैकआउट कर जाए। कुछ सोचें, गौर व खौस करें। ज़ाहिर है ये सब चीज़ें अहम हैं, सबका ऑन बोर्ड होना। देखो, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि पंजाब हुकूमत क्या कह रही है। पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि हम सब मिल के फेडरेशन हैं और हम सब मिल के पाकिस्तान हैं। सो कोई भी सूबा किसी दूसरे सूबे के अंदर मुदाखलत भी नहीं कर सकता और पंजाब बड़ा सूबा होते हुए उसने हमेशा कुर्बानी दी है हर अपने छोटे भाई के लिए। सो पंजाब कभी भी सिंध के पानी के ऊपर जो है वो ना एक बूंद ले सकता है ना उसको गवारा है। जो सिंध का पानी है, सिंध वाले भी हमारे भाई हैं, उनका पानी बिल्कुल पंजाब नहीं ले सकता। लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ज़ाहिर है इसका फैसला सिंध वाले नहीं सिंध में बैठ के कर सकते। और ये बड़ी सिंपल सी, जैसे सिंध वाले अपने पानी का फैसला करेंगे, पंजाब वाले अपने पानी का फैसला करेंगे। लेकिन इसमें जो है वो सियासत इन्वॉल्व की गई और सिंध हुकूमत पे शायद प्रेशर आया जो उनके जो है वो सूबे के अंदर एक इस इशू के ऊपर लोग जो है वो बाहर निकले तो उनको एक जलसे जुलूस और एक एक बहुत सख्त किस्म की तकरीरें जिसका आज तक
हमने जवाब नहीं दिया और हम नहीं देंगे, ये भी बहुत बड़े ज़र्फ़ की और सब्र की बात है जो हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसके ऊपर आज हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी, हमारे बड़े भी इसके ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। सो बड़ी हमारी कैटेगोरिक जो है वो स्टांस है कि सिंध का पानी सिंध इस्तेमाल करेगा, पंजाब का पानी पंजाब इस्तेमाल करेगा, और हम दोनों के बीच में पानी के हवाले से ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट होनी नहीं चाहिए। बना दी गई है, बनाई जा रही है, उस पर मैं क्या कह सकती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया आसमा बुखारी साहिबा फॉर योर व्यू ऑन दैट। ब्रेक लेने वापस आएंगे थोड़ी देर में। मॉर्निंग। दुनिया में जो 6 बड़ी मैराथन्स होती हैं उनमें से एक बॉस्टन मैराथन आज हो रही है, टुडे एज वी स्पीक, और ये बॉस्टन मैराथन का 129th एडिशन है जिसका सिलसिला 1897 से जारी है। बाय द वे, बड़ी तारीखी रेस होती है, हज़ारों लोग जो हैं इसमें शरीक होते हैं, और इस बार भी 32,000 रनर्स होंगे जिसमें से 18 पाकिस्तानी भी शामिल है, और उनमें बहुत से नाम हैं एक्चुअली, दानिश इलाही, अदनान गांधी, यूसरा बुखारी और बहुत से और नाम भी आपको बता देंगे जो कि वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन है इसमें? ये इसके लिए हमारे पास एक मदद मौजूद है, वेटरन मैराथन रनर जिनको अब हम कहेंगे। हमारे साथी एंकर भी हैं, मैराथन रनर भी हैं, एथलीट हैं मोहम्मद जुनैद, ये खुद भी बॉस्टन मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं जिसकी एक निशानी इन्होंने हुमा के हाथ में ये जो मेडल मैंने उठाया हुआ है ये आप ही का है जुनैद, ये मैंने इसे बोरो किया आपसे दिखाने के लिए। सो हियर इट इज, and when you complete the race this is what you इसी get। से मुशाबे आज इस मेडल के हुसूल के लिए मैराथन हो रही है बॉस्टन में। मोहम्मद जुनैद, वेलकम टू द स्टूडियोज। जरा बता दीजिए बॉस्टन मैराथन, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? इतनी प्रेस्टिजियस ज़ाहिर है, एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, 1897, और पाकिस्तानी इस प्रेस्टिजियस मैराथन में किस मकाम पे हैं? अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। इन्हीं रंगों पर मबनी मैराथन का मेडल आज मिलेगा जिसके लिए पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, और पिछले बरस कुछ मुख्तलिफ था मेडल, इस साल फिर अपने खूबसूरत रंगों के साथ बॉस्टन मैराथन का मेडल वापस आया। आपको खूबसूरत नहीं लगा? मैं मैराथन रनर ज़रूर हूँ लेकिन वेटरन में नहीं हूँ। वेटरन 2 भाग रहे हैं, डॉक्टर सलमान खान जो कि पाकिस्तानी US नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो आपके प्रोग्राम में भी आए थे, वो 5वीं दफ़ा बॉस्टन मैराथन भाग रहे हैं। उनको एडवांटेज हासिल है, वो अमेरिका में रहते हैं लेकिन ट्रेनिंग उनको भी उतनी करनी पड़ती है। आमिर भट्ट जो कि ब्रॉड पीक सर कर चुके हैं, पाकिस्तानी US बेस इंजीनियर हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं, वो 4थी दफ़ा बॉस्टन भाग रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो दूसरी दफ़ा, जैसे फैसल शफी, सादिक शाह दूसरी मरतबा बॉस्टन गए, और बाकी सब लोग पहली दफ़ा बॉस्टन मैराथन भाग रहे हैं। बहुत बड़ा एजाज़ है रनिंग की दुनिया में, सबसे बड़ा ऑनर है। ओलंपिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स और रीजनल गेम्स के बाद एथलेटिक्स में और रनिंग की दुनिया में बॉस्टन के लिए क्वालिफाई करना, आपको एक ख़ास टाइम में भागना पड़ता है, फिर आप इस रेस के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक क्वालिफाइंग रेस है, इसमें 24,000 से ज़्यादा लोग 32,000 में से क्वालिफाई करके इस रेस में आए। फिर कुछ प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है जो बड़ी फंड रेजिंग है, आपको पता है यहाँ कैंसर के लिए, रेस्क्यू के लिए, तालीम के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं। TCF है, ईदी है, कई कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ अमेरिका में भी इसी तरह है। बहुत सी बड़ी ऐसी चैरिटीज़ हैं जिनके लिए पाकिस्तानी रनर्स ने कोलैबोरेट किया है और बड़ी तादाद में फ़ंड रेज कर रहे हैं। उसमें इवन डेना फर्बर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि इतनी बड़ी तादाद में, इससे पहले 4, 5, 6 लोगों से ज़्यादा नहीं हुई। जिस बरस मैं गया वो साउथ एशियन सर्कल के साथ एक कोलैबोरेशन थी। मकसद ये था कि इस पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया जाए, पाकिस्तानियों के लिए नए मौके पैदा हों, और पाकिस्तानियों को बॉस्टन मैराथन के बारे में जितने मौके दस्तयाब हैं उनका पता लग सके। और उसके बाद ये नहीं है कि पहले लोगों ने सोचा नहीं होता। हमारे को फाउंडर हैं CV रनर्स क्लब के अदनान गांधी, वो सन 2000 में शिकागो मैराथन भागे थे, आज से 25 साल पहले। वो हमेशा से चाहते थे क्वालिफाई करें बॉस्टन के लिए, और किसी तरीके से वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन एक नया जज्बा, एक नई लहर पैदा हुई जब हम उस वक्त बॉस्टन मैराथन करने गए, और लोगों को ज़्यादा गौर से सोचने का मौका मिला कि हमने तैयारी करनी है और जाना है बॉस्टन। और वो 4, 5 से अब 18 तक पहुंच गई, जिसमें से 7 लोग पाकिस्तान से गए हैं इस मैराथन में शेयर करने। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तानी मैराथन रनर्स और रनिंग जो एसोसिएशंस हैं उनमें सपोर्ट है पाकिस्तान में उनके लिए? बहुत बदल गया है, अब पहले नहीं थी, 0 थी सपोर्ट। देखिए 7-8 साल पहले तो बॉस्टन मैराथन में कोई पाकिस्तानी था ही नहीं। जिस बरस मैं बॉस्टन गया वहाँ
उस वक्त डॉक्टर सलमान उनके चंद साथी और फ़ाहद मुख्तार हमारे एक साथी वो बोस्टन कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान से बराह रास्त आने वाले लोगों से बोस्टन के लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी। हम एक बहुत बड़ी अपना तंजीम है डॉक्टर्स की, उनके नुमाइंदों से मिले तो उन्होंने कहा हम तो 30 साल से रह रहे हैं मैसाचुसेट्स रियासत में, हम नहीं मिले कभी किसी ऐसे रनर मर्द या ख़वातीन से जो पाकिस्तान से आए उतनी बड़ी रेस भागने के लिए। तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट था। तो अब सपोर्ट है, थैंक्स टू द रनिंग क्लब्स, थैंक्स टू द जंग जियो सुपर और यहाँ की जो क्रिएटिव टीम है जो इन सब कामयाबियों को सामने लाती है, जो अगर करती है। और फिर आपको सुना तो होगा कि लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया हॉकी को सपोर्ट कर रही है, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अरशद नदीम को सपोर्ट किया, उनकी फंडिंग और ट्रेनिंग में किरदार अदा किया। तो इस बरस बहुत और ब्रांड्स आ रही हैं, जैसा उमर स्पोर्ट्स है, कोयटा ग्लेडिएटर की इंतज़ामिया, उन्होंने टोक्यो मैराथन के लिए सपोर्ट किया। नदीम उमर साहब एक लाइफ लॉन्ग सपोर्टर हैं खेल के, वो स्क्रैबल को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। क्रिकेट के तो दीवाने हैं, कोयटा ग्लेडिएटर टीम में खुद भी क्रिकेट खेलते हैं। JS बैंक है और ऐसी इंतज़ामिया है, पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो आ रही हैं रनर्स को सपोर्ट करने इस मकसद से कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सके। तो फिर रनर्स भी तो सामने आ रहे हैं ना, जो कि अब उनको पता चल रहा है कि रनर भी सामने आ रहे हैं। अब जब सपोर्ट भी मिल रही है तो फिर व्हाट्स द फ्यूचर लाइक? हमारे रनर्स का क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है इन ओलंपिक मैराथन्स या फिर दौड़ के दीगर मुकाबलों में? अब्दुल्ला, जिन भी मुल्कों की एक नुमाइंदगी है ओलंपिक्स में या बड़े बड़े खेलों में, उनकी एक बेस मौजूद है उनके मुल्कों में। जैसे केनियन रनर्स ओलंपियंस हैं, जीते हैं, एलियॉट किपचोगी हैं, केल्विन किप्टम है जो वफात पा चुके एक हादसे में, लेकिन वो दुनिया के फास्टेस्ट टाइम भागने वाले रनर थे, जो शिकागो में 2 घंटे 35 मिनट में रेस मुकाबले की रिकॉर्ड है, वो अभी तक टूटा नहीं। उसके बाद एलियॉट किपचोगी हैं, फिर और बहुत रनर हैं। इस दफ़ा बहुत बड़े बड़े जो अफ्रीकन रनर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं इसमें, लेकिन उनके वहाँ एक रनिंग कल्चर और बेस लेजेंडरी है उनके। पाकिस्तान में ये नहीं थी, अब है, बेस बनी है। रनिंग क्लब्स का शुक्रिया कि उन्होंने प्लेटफॉर्म फराहम किया, लेकिन ये बनने से ये हो रहा है कि जो अंडर प्रिविलेज या नेशनल लेवल के एथलीट हैं जिनको हुकूमत नहीं सपोर्ट कर पाती, उनकी अपनी लिमिटेशंस है, रुकावटें हैं, फंडिंग नहीं है, या वो एक हद से ज़्यादा आगे बाहर नहीं जा सकते। अगर हम उन पर तनकीद के अलावा सोचें तो फिर ये कम्युनिटीज़ उन रनर्स को सपोर्ट करें। मोहम्मद सज्जाद जो बहावलपुर के रनर हैं, बर्लिन गए, 2 घंटे 37 मिनट भागे, उनको बर्लिन वापसी पर एक केनियन कोच ने कहा कि अगर आप केनिया आए और 6 महीने ट्रेनिंग करें तो आप इससे 20 मिनट तेज हो सकते हैं मेरी ट्रेनिंग के बाद। उनको पाकिस्तानी रनर्स के एक ग्रुप ने फंड और स्पॉन्सर किया था। इसी तरह अमजद अली हैं, आपके प्रोग्राम में भी उस पर बात हुई थी, उनको कराची के रनर्स ने फंड किया इस्तांबुल जाने के लिए। सो कोशिश ये है कि जो ऐसे एथलीट जो नेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, शेर खान, सोहेल आमर काठिया, इसरार खटक, जो कि नेशनल एथलीट्स भी हैं लेकिन हुकूमत से उनको मौका नहीं मिल रहा, पर मिल जाए तो वीज़ा नहीं देते क्योंकि उनकी बैकग्राउंड नहीं है, कहीं का बैंक अकाउंट नहीं है। उनको ये रनिंग कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है कि हमारे भरोसे के बलबोते वो उनको जाने का मौका दें। जर्मनी का सफारत खाना, अमेरिका का सफारत खाना, यूरोप से सफारत खाने उनको वीज़ा दें कि वो मैराथन में जाएं, शिरकत करें। हाँ, आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 नहीं तो 10 साल बाद ऐसे एथलीट होंगे जो ओलंपिक टाइम भागेंगे, और फिर सिर्फ अरशद नदीम जैसे हीरो नहीं बल्कि और भी ऐसे लोग होंगे जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए भाग। लेकिन अब पता नहीं वो वक्त आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन हो गया है टफ, क्योंकि बीजिंग में भाग रहे हैं हमारे साथ रोबोट्स भी। हाँ, ये बड़ा ये लेटेस्ट हुआ है, वी आर नॉट मेकिंग दिस अप एट ऑल जी। बीजिंग में हुआ है मैराथन और वहाँ 21 रोबोट्स जो हैं उन्होंने हज़ारों लोगों के साथ दौड़े हैं वो साथ। तो ये पहला मौका है जब मशीनों ने इंसानों के साथ 21 किलोमीटर तवील, हाफ मैराथन होती है 21 किलोमीटर, और कुछ रोबोट्स जो थे ना वो गिर भी गए बेचारे और खुद उठ भी गए। बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप कह रहे थे बहुत छोटा क्यों है, ये बड़ा वाला भी है, बड़े वाले भी हैं। और आप देखिए भागने का अंदाज, एक रंगीन सी बनियान भी पहनी हुई है and they are pretty, I mean like they are a sight, और लोग बड़ा इनकरेज कर रहे थे। आप देख रहे हैं एक लेन में एक्चुअल मैराथन रनर्स जो हैं वो भाग रहे हैं, इनके ट्रैक अलग है, इनका ट्रैक ही अलग था। सो ये गिर गए, औंधे मुंह गिरे तो जाहिर है मुश्किल हो रही थी उठने में। नहीं, उसके बाद उनको सीधा करके दोबारा लिटा दिया गया ताकि वो खुद उठे, और उसके बाद उन्हें सीधा लिटा के छोड़ दिया गया, मदद नहीं की गई। राइट, अपने बलबूते पे ताकि वो उठें और उसके बाद दोबारा से अपनी दौड़ को कंटिन्यू कर सकें। so, मुझे लग रहा है रोबोट्स नहीं जी, आपको बता दें 2 घंटे 40 मिनट में एक रोबोट ने तो ये रेस कंप्लीट भी की, हाफ मैराथन। कुछ शुरू में ही मुश्किलात का शिकार हो गए थे और फंस गए थे, लेकिन अब इसका एंड कहाँ होगा? जुनैद, थैंक यू सो मच। हम सिर्फ आपको बताना चाहते थे, लेकिन 2 पाकिस्तानी आज बॉस्टन में शलवार कमीज पहन के भी भाग रहे हैं। उनमें फैसल शफी
क्वालिफाई करके बॉस्टन गए हैं। दानिश अलाई ने भी क्वालिफाइंग टाइम भागा था जी, वो ग्रीन कमीज और सफ़ेद शलवार के साथ भागते। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं कि बॉस्टन में फास्टेस्ट 2 रनर्स हों जिन्होंने शलवार कमीज पहन के मुकम्मल किया हो। वो दोनों अकम्पलिश और एक्लेम रनर्स हैं और वो मेहनत से मैराथन्स कर चुके हैं। फैसल शफी तो क्वालिफाई करके गए 2 घंटे 58 कोई इसका एसओपी जी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको पेशगी इतला देनी पड़ती है। Well, thank you Junaid, and I'm going to keep this with me till the end of the show. Yes, till the end of the show at least. अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नहीं कह रही है, मैं नहीं कर सकती, मैं बता ही नहीं सकती, दिल घबरा रहा है, शर्म से भी आ रही है। फवाद खान ने बॉलीवुड में री एंट्री की है, फिल्म का नाम है अबीर गुलाल और दुबई ग्लोबल विलेज में इसका म्यूजिक प्रीमियर हुआ। फिल्म का गाना रिलीज हो गया है। बैरून मुल्क मकीन पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी ने शिरकत की। पागल हो गए लोग फवाद खान को देख के। मैं इसलिए नहीं आपको ऐसी खबरें बता सकती क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन आप देख ही ले, मेरी आंखें कहाँ हैं, तो मैं नहीं देख सकती ना आपकी तरह। जो फवाद खान होंगे तो कौन देखेगा है जी। बहुत अच्छे लगे, बात करें और बहुत अच्छे लग रहे हैं। दुनिया भरी हुई थी वहाँ इनको देखने के लिए। वानी कपूर और उन्होंने अपना बेहतरीन साथी अदाकार इन्हें करार दे दिया है ऑलरेडी। मतलब गाना भी गा रहे हैं, फवाद खान हो फिर गाना भी गाएं। क्या मतलब क्या जबरदस्त बात है ना। I wish we could on that, however we don't have time, so we will see you tomorrow. Have a great day.